जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं, ये ज़िंदगी है उजड़ कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी भी मुखालिब नहीं रही किसी के लिए, मगर हवा से भी झगड़ कर लोग जीते हैं। कोई भी गम बहुत देर तक नहीं रहता, अपनों से भी बिछड़ कर लोग जीते हैं, अपनों से भी बिछड़ कर लोग जीते हैं। नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th की शुरू की थी, जिसमें पहला चैप्टर पदार्थ, जिसके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन ने किए, जिसमें अपन ने पदार्थ से संबंधित थ्योरी को कंप्लीट किया। उसके बाद में तीसरा पार्ट आज आपके सामने, जो पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो लेके आया हूँ। ये प्रश्न लगभग 50+ रहने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पदार्थ का मौलिक गुण कौन सा है। ए द्रव्यमान और आयतन, बी तापक्रम और दाब, सी घनत्व और संपीड्यता, डी ठोस द्रव और गैस। तो इसका आंसर रहेगा ए। मौलिक गुण जो होता है पदार्थ का, वो होता है द्रव्यमान और आयतन। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं अति सूक्ष्म, गतिज ऊर्जा युक्त, एक दूसरे को आकर्षित करने वाले, उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल पदार्थ के कणों के ये सारे के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से पदार्थ का गुण नहीं है। कौन सा गुण जो है वो पदार्थ का नहीं है। पहला घनत्व, दूसरा संपीड्यता, तीसरा तरंगदैर्ध्य, चौथा विसरण। बिल्कुल इसमें जो तरंगदैर्ध्य है ये प्रकाश का गुण है, बाकी सारे पदार्थ के गुण हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी। चौथा क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 3, 4, 5 या 6। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 5 अवस्थाएं होती है। अगर ऐसा पूछा जाता कि पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो उत्तर आता 3, यानी कि ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5। अगला क्वेश्चन है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। तो संपीड्यता की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इनमें से आंसर रहेगा ए, ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ए द्रव, बी गैस, सी ठोस, डी प्लाज्मा। घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण है। ए निम्न ताप, बी उच्च ताप, सी उच्च ताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, उच्च ताप। सूर्य से आने वाला जो उच्च ताप है वो प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण माना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। ए बालू, बी हवा, सी बादल, डी सूर्य का प्रकाश। बालू रेत को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, वायु का दाब जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा। ए बढ़ता है, बी द्रव का क्वथनांक घटता है, सी कोई फर्क नहीं पड़ता स्थिर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि वायु का दाब जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी कम होगा। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन,
10वां, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस है उसका अगर द्रव में परिवर्तन करेंगे तो क्या कहलाता है? ए गैसीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। इसका आंसर होगा सी संघनन। जब गैस में संघनन होगा तो वो द्रव में परिवर्तन होगी। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, कि वह ताप कौन सा है जिसमें जो ठोस होता है वो ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव में परिवर्तित होता है। तो इस ताप को क्या कहा जाता है? इस ताप को न्यूनतम ताप व न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? ए गलनांक, बी क्वथनांक, सी क्रांतिक ताप, डी क्रांतिक बिंदु। तो इसका आंसर रहेगा ए गलनांक। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कौन सा है? ए आंतराणुक स्थान, बी नाभिकीय बल, सी अंतराणुक बल, डी बंधन। पदार्थ के जो कण होते हैं उनको एक साथ बांधने वाला जो बल होता है आकर्षण बल, उस बल को क्या नाम बोला गया है? अंतराणुक बल, सी। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि इत्र है उसकी गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है, उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ए वाष्पन, बी द्रवण, सी विसरण, डी संघनन। तो इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि विसरण के द्वारा गंध होती है वो चारों ओर फैल जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, यानी कि ठोस से सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन, संघनन, उबलना या ऊर्ध्वपातन। जिसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं ए गर्मी, बी ठंडक, सी ताप में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। जब वाष्पीकरण होता है तब क्या उत्पन्न होता है? आंसर रहेगा बी ठंडक। अगला क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? तो 273 केल्विन ताप 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा इसमें बताना है। ए 273.15 केल्विन, बी 373.15 केल्विन, सी 473.15 केल्विन, डी 200.15 केल्विन। तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी 373.15 के यानी कि केल्विन। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का ताप 673.15 केल्विन है तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? अगर केल्विन में उसका तापमान 673.15 केल्विन है तो इसका आंसर ए 373.75, बी 473, सी 200, डी 400। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड, डी। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्द से
देर से, हाथों हाथ या ठंड के कारण। यानी कपड़े कैसे सूखते हैं? देर से, जल्द से, हाथों हाथ या ठंड के कारण। इसका आंसर रहेगा देर से। यानी कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े होंगे वो देर से सूखते हैं। अगला क्वेश्चन, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। यानी कि हवादार जगह जो होती हैं उसमें द्रव हैं, उसके वाष्पन का वेग घट जाएगा या बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है कि हवा जहाँ चलती है वहाँ पे वाष्पन जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। उत्तर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? ए, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। बी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। सी, पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, यानी कि ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। डी, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। तो इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा डी, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक रहता है। ये गलत बात है। संपीड्यता ठोस में सबसे कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है। बिना द्रव में परिवर्तन हुए गैस की अवस्था में बदला जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तापमान बढ़ाएंगे तो कोई ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तन भी हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदला भी जा सकता है और अपरिवर्तित भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी का ऊर्ध्वपातन होता है या किसी का नहीं है? मिसप्रिंट है। किसका ऊर्ध्वपातन होगा? ए, गंधक, बी, आयोड, सी, मैंगनीज, डी, ब्रोमीन। तो इसका आंसर होगा बी, आयोड का ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की गति अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस और कोई नहीं। यानी कि किस अवस्था के अंदर अणुओं की गति है वो अधिकतम रहती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, गैस के अंदर अणुओं की गति है वो तेज होती है, क्योंकि इनके अणु जो हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनिश्चित है? निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है? कि घनत्व अनिश्चित है या आयतन अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है या द्रव्यमान अनिश्चित है? तो इसका आंसर होगा इसका आकार। द्रव के अंदर इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ़ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ़ जल से भारी होती है। इसका आंसर रहेगा बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। बी, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है इसलिए यह तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ़ कहलाती है, ठोस O2
यानी कि ऑक्सीजन, ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अल्कोहल या सूखी हुई बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस। इसका आंसर होगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल, हवा, पारा, लोहा। हवा भी तरल है, जल भी तरल है, पारा भी तरल है, लेकिन लोहा जो है वो तरल पदार्थ नहीं है। लोहा कैसा है? ठोस है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को कहते हैं। ए दाब, बी संपीड्यता, सी घनत्व और डी आकृति। तो इसका सही आंसर रहेगा घनत्व, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, सी। अगला क्वेश्चन, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को कहते हैं। संपीड्यता, घनत्व, संघनन या विसरण। यानी कि दाब का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसका प्रेशर डालेंगे तो उसके आयतन के अंदर जो कमी आएगी, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा ए संपीड्यता, जो ठोसों में नगण्य के रूप में होती है, गैसों में सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का जो वाष्प होता है उस वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको हिमांक कहेंगे या क्वथनांक कहेंगे या गलनांक कहेंगे या वाष्पन कहेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, उसे क्वथनांक कहेंगे। वायुमंडलीय दाब के बराबर जिस तापक्रम पर द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है, तो उसको क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातन, संघनन, निक्षेपण या जमना। यानी कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, निक्षेपण। जब ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तन होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब इसका उल्टा यानी कि गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री, 273.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या ए बी दोनों। तो इसका आंसर रहेगा डी, ए और बी दोनों ही। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही 273.15 केल्विन पैमाना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कणों का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है? आकर्षण बल किस में सर्वाधिक होंगे? जिसके कण ज़्यादा पास में रहेंगे उनमें आकर्षण बल ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर होएगा ए बी सी डी, यानी कि ठोस, द्रव, गैस या इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा ठोस, ए। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड को
गर्म करने पर क्या होता है? उसका द्रवण होगा, उसका विघटन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा या संघनन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादार भी कहा जा सकता है, इसको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया होगी। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में बताना है, यानी कि केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो 400 केल्विन, 70 केल्विन, इसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा डी, 197 डिग्री सेल्सियस। भाई 473 केल्विन यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें 3 कम है तो 3 कम कर दो, 197 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है, यानी किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है, वह उस ठोस का वाष्पन ऊष्मा, द्रवण ऊष्मा, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं, वो ठोस का क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा द्रवण ऊष्मा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक यानी कि गलनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? द्रवीकरण की ऊष्मा, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर रहेगा डी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, यानी कि पदार्थ के विसरण के लिए कौन सा क्रम सही है? तो विसरण सर्वाधिक किसमें होता है? गैसों में होता है। तो इसका क्रम पहला देखो, ठोस में सबसे कम, द्रव में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। बी है द्रव में सबसे कम, ठोस में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। सी है ठोस में सबसे कम, गैस में उससे थोड़ा ज़्यादा और द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा। और डी है गैस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, ठोसों में सबसे कम विसरण होता है, द्रव में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। तो 40वें का आंसर रहेगा ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया है द्रव के किस भाग में होती है, यानी कि संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, सतह पर या किसी भी भाग में नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, द्रव के जो सतह होता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? द्रव का क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, वायु का घनत्व। तो 42वें का आंसर रहेगा, वो रहेगा वायु का घनत्व। घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल और गति, वायु की जो है, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है तापमान में परिवर्तन से, दाब के परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, उपयुक्त सभी। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो है वो होती है इन सभी से। दाब परिवर्तन होगा, ताप परिवर्तन होगा और ताप बढ़ेगा और दाब घटेगा, तो भी अवस्था परिवर्तन होती है। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां,
वाष्पीकरण की प्रक्रिया ए एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया, बी द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती हैं, सी शीतलता उत्पन्न करती हैं, डी उपर्युक्त सभी सही हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्वतः होने वाली भी प्रक्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर भी निर्भर करती हैं और शीतलता उत्पन्न भी करती हैं। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ए वाष्पीकरण की शोषित ऊष्मा, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में, सी है अवशोषित ऊष्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में, बी ये गुप्त ऊष्मा होगी वाष्पीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज हैं ठोस, द्रव, गैस या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, स्पंज एक ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम जो होता है वो स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? ए गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है, बी बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, सी गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, डी उपर्युक्त सभी। यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को गर्म करते हैं तो वो पिघलता तो है लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है। इसका कारण होता है कि वो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होती है, कणों को स्वतंत्र गति के लिए योग्य बनाती है और सामग्री में छुपी जाती है। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा? ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अप्रभावित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पहले आया था कि दाब घटाने पर द्रव के क्वथनांक में क्या असर पड़ेगा, तो क्वथनांक भी घट जाता है। अब क्वेश्चन आया है कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाता है, ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ बना होता है कणों से मिलकर, तत्वों से मिलकर, पंच तत्वों से मिलकर, किसी से भी नहीं। तो इसका आंसर भारतीय दार्शनिकों के अनुसार उत्तर रहेगा सी, पंच तत्वों से मिलकर। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। यह भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बताया था, लेकिन इस मत को आधुनिक वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के लिए क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन। तो जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो आंसर रहेगा अपना सी, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। नेक्स्ट 51, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 पास्कल, 10 पास्कल के बराबर, 1000 पास्कल के बराबर या 1,00,000 के बराबर। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? यानी कोई बर्तन है, उस बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा डाला गया प्रेशर या डाला गया बल जो है वो क्या कहलाता है? गैस की शक्ति, गैस का गुण, गैस का दाब या गैस का घनत्व। तो इसका आंसर रहेगा गैस का दाब, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? विकिरण, दूसरा है प्रसारण, तीसरा विसरण, चौथा संगलन। तो भोजन की गंध जो होती है वो विसरण के द्वारा
फैलती हैं या महसूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, पेट्रोल और स्पीड नहीं है, यहाँ पे स्प्रीट है, ये मिसप्रिंट है। स्प्रीट के वाष्पीकरण के दर का सही क्रम कौन सा है? पहला, स्प्रीट सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होती है, पेट्रोल उससे कम और जल उससे कम, या जल का सर्वाधिक, पेट्रोल उससे कम और स्प्रीट उससे कम और पेट्रोल उससे भी कम। यहाँ पेट्रोल लेस देन स्प्रीट लेस देन जल, या पेट्रोल लेस देन जल, या लेस देन स्प्रीट। इसका आंसर रहेगा 54 का, पेट्रोल, स्प्रीट और जल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? तो वायुमंडल के अंदर उपस्थित गैसों में से जल वाष्प जो होती है वो कौन सी है? ये है H2O यानी कि डी। ठीक है, आज के चैप्टर फर्स्ट पदार्थ जिसकी थ्योरी और MCQs पूरे होते हैं। इसके बाद में चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वो पदार्थ से ही संबंधित चैप्टर है, लेकिन उसमें पढ़ना है कि पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं, क्या वो शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं तो कौन कौन से शुद्ध होते हैं, कौन से को अशुद्ध कहेंगे तो उसका साइंस में क्या नाम होगा। ये अपन अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उसी पे आएगा। पहले चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।